नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लकी कॉन्सेप्ट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी लकी राज। मित्रों, हम बात कर रहे थे वर्ण विचार को लेकर और वर्ण विचार से संबंधित 2 वीडियो पहले मैंने अपलोड कर लिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाए देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और आज हम बात करेंगे वर्ण के अंतर्गत स्वरों की बात तो पहले हमने कर ली है और स्वरों को बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से आपको समझाया है। और आज हम बात करेंगे वर्ण विचार के अंतर्गत मित्रों व्यंजनों की। किसकी बात करेंगे? व्यंजन, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन कहते किसे हैं। सबसे पहले तो ये आपको आना चाहिए कि व्यंजन वे होते हैं, वे वर्ण जिनका क्या करने पर, उच्चारण करने पर हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी या किनकी सहायता लेनी पड़ेगी? स्वरों की, स्वरों की। तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर मैंने लिखा क्या मित्रों? क लिखा, क वर्ण लिखा। और यहाँ पर मैंने कौन सा स्वर जोड़ा है? मैंने अ स्वर जोड़ा है, ठीक है ना। जैसे जैसे ही अ यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर हलंत के रूप में हमें ये व्यंजन प्राप्त होगा। और जो भी हलंतीय व्यंजन जो वर्ण होते हैं उसे हम शुद्ध व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? शुद्ध व्यंजन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। बस स्वर का काम क्या है? यहाँ पर क के साथ जुड़ रहा है, हलंत को हटा रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर हलंत को हटाऊंगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या जुड़ गया? अ जुड़ गया। क के साथ क्या जुड़ गया? हलंतीय क के साथ अ जुड़ गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? अ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये क्या है? अ। तो अ यहाँ पर जुड़ते ही वर्ण क हलंत वाला था, वो हलंत हट के सीधा क बन जाता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, मात्रा केवल किन की होती है? स्वरों की होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना, कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो आपको मैं बता दूं, मात्राओं की संख्या 10 होती है, लेकिन स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन सा स्वर है जिनकी कोई मात्रा नहीं होती है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? ये भी प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में बन चुका है। अस्वर एक ऐसा इकलौता एकमात्र स्वर है जिनकी कोई मात्रा नहीं होती हैं। इसके अलावा जो भी स्वर है उनकी मात्रा होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अ का काम क्या है? अ का काम मैंने आपको बता दिया कि यदि कोई भी व्यंजन हलंतीय है, ठीक है ना, और उसका काम क्या है? अ का इसके साथ जुड़कर उसको सही रूप प्रदान करेगा। क्या करेगा? सही रूप प्रदान कर देगा, ठीक है। यहाँ पर क बन गया, यही काम है अ का, और कोई काम नहीं है। बाकी वाले जो भी स्वर होते हैं वो व्यंजन के साथ जब भी जुड़ते हैं तो मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। और मैंने आपको बता दी कि कुल मात्रा कितनी होती है? 10 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन सा स्वर की मात्रा नहीं होती है? अस्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम व्यंजनों की। तो व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? उससे पहले आपको मैं बता दूं कि कुल व्यंजन जो होते हैं मूल रूप में वो कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। इन 33 व्यंजन को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त कर लेते हैं। सबसे पहला जो भाग है मित्रों वह है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। और दूसरा जो भाग है मित्रों वह है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा जो है वो है मित्रों ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। ये आपको ध्यान रखना। इन 33 व्यंजनों को हमने 3 भागों में विभक्त कर दिया है। पहला जो भाग है वो मित्रों स्पर्श व्यंजन, और दूसरा भाग है अंतस्थ व्यंजन, और जो तीसरा और अंतिम भाग क्या है? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्पर्श व्यंजनों की संख्या मित्रों कितनी होती है? 25 होती है। सीधा प्रश्न बनता है। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है मित्रों? 4 होती हैं। सीधा प्रश्न बन सकता है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। ये सीधे प्रश्न बन सकते हैं। आइए बात करते हैं, आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे कि स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो हमारे हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं मित्रों। क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में बन चुका है कि स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि स्पर्श व्यंजन है, ये इनका जो उच्चारण स्थान है वो कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर उच्चारण स्थान भी कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। क्योंकि वर्ग कितने हैं? 5 है, तो उच्चारण स्थान भी कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और कुल कितने वर्ण हो गए स्पर्श? 25 वर्ण होंगे।
ठीक है ना। अब बात करते हैं मित्रों अंतस्थ व्यंजन की। किसकी बात करते हैं? अंतस्थ व्यंजन की। अच्छा, अंतस्थ का मतलब क्या होता है उससे पहले जान लो कि स्पर्श का मतलब क्या होता है। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने पर जो श्वास वायु या प्राण वायु है मुख विवर में कहीं ना कहीं टकराती है, कहीं ना कहीं स्पर्श करती हैं, या फिर मुख विवर में कहीं ना कहीं वो जो श्वास वायु प्राण वायु है वो टकराती हैं। इसलिए उन व्यंजनों को क्या कहेंगे? हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। उसके बाद बात करें अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन की स्थिति जो होती है ना, आपको बता दूं मैं कि इनका जब उच्चारण करेंगे, अंत यानी अंदर, स्थ यानी स्थित, ठीक है ना, जब भी उच्चारण करेंगे इन व्यंजनों का, अंतस्थ व्यंजन जो है, तो प्राण वायु श्वास वायु ऐसा प्रतीत होता है कि अंदर ही रहती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अंतस्थ व्यंजन है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन की बात कर दूं, ऊष्म का मतलब होता है गर्म। क्या होता है? गर्म होता है। और ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर मुख विवर में गर्माहट उत्पन्न होती है, घर्षण उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। इधर आइए वापस, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो 5 वर्ग हैं मित्रों। कौन कौन से वर्ग? नंबर 1 हो गया क वर्ग, नंबर 2 हो गया च वर्ग, नंबर 3 हो गया ट वर्ग, और नंबर 4 हो गया मित्रों त वर्ग, और हमारा जो अंतिम वर्ग है मित्रों वह हो गया प वर्ग। अब क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं मित्रों? आपको पता होना चाहिए, 5। ठीक उसी प्रकार छ वर्ग में भी 5, ट वर्ग में भी 5, त वर्ग में भी 5, और प वर्ग में भी 5। क ख ग घ अंग, क से लेकर अंग तक, ठीक है ना। और उसके बाद बात करें छ से लेकर छ, छ, झ, झ और य। उसके बाद बात करें ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, और अंतिम वर्ण क्या हो गया? अण। त वर्ग की बात करें त, थ, द, ध, अंतिम वर्ण क्या हो गया? न। और प वर्ग में अंतिम वर्ण क्या हो गया? प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। तो ये हो गए आपके कुल कितने? 25। कितने हो गए? 25, यानी कि क से लेकर म तक, ठीक है। और अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। मैंने आपको बता दिया कि इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो श्वास वायु है वो अंदर ही रहती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे ये जो होते हैं मित्रों 4 होते हैं, य, र, ल और व। य, र, ल और व, ये 4 आप खुद बोल के देख लो। य अंदर ही रहेगी श्वास वायु, प्राण वायु अंदर ही रहेगी, मुख विवर के यहाँ अंदर ही रहेगी, ठीक है ना। य, र, ल, व, ठीक है ना। एक बात और समझ लो, यहाँ पर यह और व वर्ण जो हैं वो कौन से वर्ण हैं मित्रों? अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। एक बात और समझ लो, ये जो हिंदी शब्दकोश है ना उसके अंतर्गत य, र, ल, व इस प्रकार लिखा जाता है। संस्कृत का जो पाणिनि शब्दकोश है वो उसमें य, व, र, ल इस प्रकार लिखा जाता है। ये क्या है? संस्कृत के अंतर्गत, ठीक है ना। और ये हिंदी के अंतर्गत, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कभी कभार प्रश्न बन जाता है कि आपको तो यही याद है, संस्कृत में इस प्रकार होता है इसका क्रम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊष्म व्यंजन, वही व्यंजन कौन कौन से जो जिनका उच्चारण करेंगे तो मुख विवर में क्या? एक गर्माहट उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी, घर्षण उत्पन्न होगा। किसके अंतर्गत आएंगे? वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। और ऊष्म व्यंजनों का जो क्रम है ना वो भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कौन कौन सा क्रम, कैसा क्रम? तो सबसे पहले होगा मित्रों यह हलंतियाँ होंगे, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। श होगा पहले, फिर श होगा, फिर स सड़क वाला होगा, और फिर ह होगा। ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन का उचित क्रम है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, श, श, स और ह, इनका जो उच्चारण स्थान है अलग अलग है। ये बोला जाता है मित्रों, आपको ध्यान होना चाहिए, तालु से बोला जाता है। कहाँ से? तालु से। ये मित्रों मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है ना, मूर्धा से बोला जाता है। और ये मित्रों आपको पता होना चाहिए दंत, दंत से बोला जाता है। तो दंतीय व्यंजन हो गया, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान, अलीजीवा के अंतर्गत काकल्य, या फिर इसको हम कंठ से भी उच्चरित करते हैं, कंठ से भी उच्चरित करते हैं, तो कंठीय व्यंजन होता है। अलीजीवा भी बोलते हैं, काकल्य, ठीक है ना। तो ये आप मुख्य रूप से 33 व्यंजनों का क्या किया आपने? वर्गीकरण। 25, 4, 29 और 4, 33। 33 व्यंजन जो होते हैं मित्रों वो मूल व्यंजन है। प्रश्न बन चुका है, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी होती है मित्रों?
33 होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हैं स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। और ये मुख्य रूप से क्या है, मूल व्यंजन है और व्यंजनों को ही हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो क्रम है आपको ध्यान रखना है। चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बन सकते हैं। ये आपने उतार दिया होगा, देख लो, स्क्रीनशॉट लो तो ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्णमाला में कौन कौन से व्यंजन रखे गए हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छा लग रहा है कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे मुझे प्रेरणा मिले, ठीक है ना। और उसके साथ साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे हम बात करते हैं। 33 व्यंजन के अलावा ऐसा था नहीं, देखो 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन ये मूल रूप में, और यहाँ पर कुल हो जाते हैं मित्रों 44, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कुल वर्णों की संख्या कितनी है मित्रों, ये आपको पता होना चाहिए। कुल वर्ण कितने हैं, 52 हैं। कितने, 52। मूल वर्ण कितने हैं, 44। और मूल वर्णों की बात हमने कर दी है 33 व्यंजन के रूप में, और इससे पहले जो वीडियो था उसमें 11 स्वरों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है ना, और वर्गीकरण भी पढ़ लिया स्वरों का। और आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों का। तो यहाँ पर मूल व्यंजन 33 पढ़ लिया है और कुल वर्ण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और 52 तक पहुँचे नहीं है, यहाँ पर थोड़ा गैप है, वो गैप हम पूरा कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं मित्रों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अयोगवाह तो हमने पढ़ लिया था, जो स्वर में पढ़ा था, स्वर में अयोगवाह पढ़ा था, अयोगवाह पढ़ा था। कितने वर्ण थे वहाँ पर, 2। कौन कौन से, अंग और अह, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 तो ये हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त या इसको बोलते हैं हम ताड़न जात व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। या फिर इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये भी संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अड़ और अड़, अड़ और अड़, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अड़ और अड़। तो यहाँ पर 2 और 2 ये कितने हो गए, 4। 2 और 2 ये कितने हो गए, 4। पहले हमने कितने व्यंजन पढ़ लिए यहाँ पर, 44, जिसमें हमने स्वर को भी शामिल किया है, ठीक है ना। 11 स्वर और 33 मूल व्यंजन, कुल मिलाकर कितने, 44। और अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर अयोगवाह कितने, 2, और उत्क्षिप्त ताड़नजात द्विगुण कितने हो गए, 2। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। 44 प्लस 4 बराबर कितने हो गए, 48। कितने कम पढ़ रहे हैं 52 में, 4। और वो जो अंतिम 4 है वो हम देख लेते हैं। चलिए अंतिम 4 जो हैं वो हो गए मित्रों संयुक्त वर्ण, ठीक है ना, संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं। कौन कौन से है वो, नंबर 1 अच्छे से पढ़ना, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है यहाँ पर, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इनसे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न तो बनता ही बनता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है ना, यदि उसमें वर्ण विचार दिया हुआ है तो। चलिए क्ष किनके योग से बनाएं, त्र किनके योग से बनाएं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ज्ञ किनके योग से बनाएं और श्र किनके योग से बनाएं। प्रश्न अधिकांश जो पूछा जाता है वो यहाँ से और यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है ना। ये तो आप बता दोगे तो, और ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा ही होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जो क और श के योग से क्या बनाएं, क्ष बनाएं, ठीक है। त्र, त और र के योग से क्या बनाएं, त्र बनाएं। ज्ञ आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ज्ञ किन के योग से बनाएं। मैं बता देता हूँ, श्र का योग जो है श और र के योग से बना है, और इनका आप जवाब देंगे कहाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रतियोगी परीक्षा में कई बार प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा चुका है, लेकिन कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्ष किनके योग से बना है। ये तो हलंतीय है
ये हलंत है ना, लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं है, तो इनको आप तोड़ेंगे तो ऑप्शन में नंबर 1 है, नंबर 2। अब तो आप बता देंगे, हालांकि फिर भी प्रश्न इस प्रकार आया था, मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार प्रश्न कुछ इस पैटर्न पे आया था, और प्रश्न क्या था, क्षक किनके योग से बना है। ठीक है, तो आपको बताना था यहाँ पे कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको टिक मत करना, ये तो जब हलंत में होगा तब हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ये हो जाएगा। क्या यहाँ पर हलंत दिया हुआ है? नहीं। मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी, जब हलंत नहीं दिया हुआ इसका मतलब इसमें अ जुड़ा हुआ था। मैंने क के बारे में आपको बताया था कि क इसका मतलब क्या है कि आधा क यहाँ पर, और फिर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, अस्वर जुड़ा हुआ है। यही भूमिका है अस्वर की। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हलंत होता तो हमारी ये स्थिति हो जाती है। तो क्या यहाँ पर हलंत दिया हुआ है? नहीं। तो यहाँ पर कौन सी स्थिति हो जाएगी, यह न होकर ये वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, अ भी जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो मित्रों कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और चलिए, आपने कमेंट कर लिया होगा तो मैं यहाँ पर ज्ञ का आपको बता देता हूँ। चलिए, ज्ञ का जो उच्चारण जो ज्ञ का जो यहाँ पर किस प्रकार कौन कौन से वर्ण मिलकर बनते हैं, ज्ञ का निर्माण होता है। तो मित्रों मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। नंबर 1 ग धन य, धन अ, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 ऑप्शन है ग धन य धन अ। तीसरा ऑप्शन है ज धन य धन अ, और चौथा ऑप्शन है ज धन य धन अ। ये प्रश्न आपके समक्ष है। कमेंट बॉक्स में जाइए और फटाफट उत्तर दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थान की, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखें तो मैं यहाँ पर हेडिंग लगा देता हूँ, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। चलिए, यहाँ पर मैं उच्चारण स्थान की बात करूँ, नंबर 1 यहाँ पर जो कंठ से उच्चरित होते हैं जो भी व्यंजन, वो कहलाते हैं आपके कंठीय व्यंजन। कहीं कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 मैं बात करूँ, यहाँ पर कंठ के बाद तालु से उच्चरित होने वाले जो भी व्यंजन है क्या कहलाएंगे, वो तालव्य व्यंजन। कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं तीसरी बात करूं, कंठ तालु के बाद मूर्धा से उच्चरित होने वाले जो भी व्यंजन है वो मित्रों क्या कहलाएंगे, मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है। नंबर 4 में बात करूं, मूर्धा के बाद मैं बात करता हूं जो दंत से उच्चरित होने वाले व्यंजन जो हैं वो हमारे हो जाएंगे मित्रों क्या, दंत्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन। और बात करें जो होठ से उच्चरित होने वाले व्यंजन जो है वो मित्रों हो जाएंगे ओष्ठ्य व्यंजन। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इनको देखते हैं। कंठ से उच्चरित होने वाले जो व्यंजन है मित्रों, आपकी जो वर्णमाला है, वर्णमाला के अंतर्गत जो पहला ही वर्ग है क वर्ग, वो क वर्ग या कंठ से उच्चरित होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कंठीय व्यंजन क वर्ग। कौन सा वर्ग, क वर्ग। इसके अलावा भी कोई है तो हम देखेंगे बाद में। तालु से उच्चरित होने वाले व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, और तालव्य व्यंजन जो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो वर्ग नंबर 2 छ वर्ग होता है वह मित्रों क्या हो जाएगा, तालव्य व्यंजन हो जाएगा। कौन सा वर्ग, छ। इसके अलावा भी है तो हम देख लेंगे। मूर्धन्य व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर या जिनका उच्चारण मूर्धा का कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रयोग होता है तो वह क्या हो जाएगा, मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा, और वह वर्ग जो हैं वो ट वर्ग हो जाएगा। इसके अलावा भी हैं तो देख लेंगे। वे व्यंजन मतलब जिनका हम उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो मुख विवर में जो जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती
हैं, तो क्या हो जाएगा, दंतीय व्यंजन हो जाएगा। तो कौन सा व्यंजन दंतीय व्यंजन है, तो त वर्ग जो है वो मित्रों क्या हो जाएगा, दंतीय व्यंजन हो जाए। इसके अलावा भी कोई है तो वो देख लेंगे हम बाद में। उसके बाद जब हम ऐसे व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं होठों का सहारा लिया जाता है, या होठ वहाँ पे उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे प वर्ग जो है वो होठों के बगैर बोला ही नहीं जाता है। आप खुद बोल के देख लो, प प बिल्कुल प फ ब ब, यहाँ पे होठों का सहारा लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ओष्ठ्य व्यंजन है वो प वर्ग हो जाएगा। ये तो 25 ही हुए, आगे हम बात करेंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में आएंगे, कंठीय में आएंगे या फिर तालवीय, मूर्धन्य, दंतीय, ओष्ठीय, और उष्म व्यंजन भी किस में आएंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कंठीय व्यंजन के अंतर्गत। इसके अलावा जो ह है वर्ण, कौन सा वर्ण, ह वर्ण जो हैं वो कंठ, काकल्य, यहाँ से अलीजीवा बोला जाता है, अलीजीवा बोलते हैं जिसको, कंठ भी बोलते हैं, कंठीय से उच्चरित होते हैं, और अलीजीवा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ह व्यंजन इसके साथ आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि तालवी व्यंजन, तालु के साथ जो भी बोला जाता है वो हो जाएगा मित्रों, दो वर्ण अन्य वर्ण हैं, एक तो हो जाएगा य और एक हो जाएगा मित्रों श। क्या हो जाएगा, श, शंकर, ठीक है। उसके बाद बात करें मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत, आपको ध्यान होना चाहिए क्या, दो वर्ण य हो गया ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा र और यहाँ पर हो जाएगा श, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और दंतीय व्यंजन की बात करें तो जो दांतों के सहारे से बोले जाते हैं, कहीं ना कहीं जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती हैं, दंतीय व्यंजन में आ जाएगा मित्रों यहाँ पर य, र, ल और स सड़क वाला। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि प वर्ग में जो आता है वो ओष्ठीय व्यंजन कहलाते हैं। जो प वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं वो क्या होंगे, ओष्ठीय व्यंजन होंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, एक और पीछे रह जाता है मित्रों, व। क्या हो जाता है, व। और वह कहाँ से उच्चरित होगा, आप जाइए कमेंट बॉक्स में और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और आपको बताना है कि जो वह वर्ण है और उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है मित्रों। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। चलिए यहाँ तक बात कर ली हमने। अब हमने क्या क्या पढ़ा मुख्य रूप से आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको व्यंजनों के बारे में बताया और व्यंजनों की कुल संख्या के बारे में बताया, व्यंजनों की संख्या के बारे में बताया। व्यंजन होते कितने हैं, उनके जो वर्गों में हमने बांटा वो वर्गों को हमने पढ़ा, वर्गीकरण जिसको बोलते हैं वो हमने वर्गीकरण किया। और इसके साथ साथ हमने उच्चारण स्थान भी देखा, उच्चारण स्थान भी देखा। तो हमने ये सब देखने के बाद व्यंजन का करीब करीब पूरा पोर्शन है वो पूरा हो जाता है। चलिए व्यंजन का पोर्शन पूरा होने के बाद अब हम यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पर वह जो हैं वो मित्रों आपको पता होना चाहिए, वो दांत और होठ, दांत और होठ दोनों का सहारा लिया जाता है, इसीलिए वह वर्ण जो है वो दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है। कौन सा व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है, दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है, ठीक है। चलिए ये हो गए हमारे 33 मूल व्यंजन और उनका हमने क्या देखा, उच्चारण स्थान देखा। और इसके साथ साथ 33 व्यंजन जो है इसका हमने वर्गीकरण भी देखा, ठीक है। और ये सब देखने के बाद हमारा जो वर्ण विचार है मुख्य रूप से वो पूरा होता है। वर्ण विचार में हमने पढ़ा वर्णों के बारे में, वर्णों के भेदों के बारे में, स्वर को पढ़ा, स्वर कितने होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा। आज हमने पढ़ा व्यंजनों के बारे में, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन होते कितने हैं और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से हमने देखा, 3 प्रकार से होता है। और सबसे पहला स्पर्श व्यंजन होता है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन होता है, तीसरा जो ऊष्म व्यंजन होता है। और उसके बाद हमने बात की उच्चारण स्थान की, और उच्चारण स्थान में कंठीय व्यंजन जो कंठ से उच्चरित होने वाले हैं वो कंठीय व्यंजन कहलाते हैं। वो कौन कौन से वो हमने देख लिया। और उसके साथ साथ तालु से उच्चरित होने वाले तालवीय व्यंजन कहलाते हैं। और तालवी के साथ साथ हमने देखा मूर्धा से उच्चरित होने वाले मूर्धनीय व्यंजन, और दांत से कहीं ना कहीं दांत का संपर्क होता है जीभ, और दंतीय व्यंजन कहलाते हैं। उसके साथ साथ होठों के सहारे से बोले जाने वाले व्यंजन जो है ओष्ठीय व्यंजन कहलाते हैं। और व को देखा हमने, व जो हैं वो क्या हैं,
वो दांत और होठ दोनों के स्पर्श से बोला जाता है। तो ये मुख्य रूप से हमने देखा व्यंजनों का वर्गीकरण हमारा पूरा होता है, मुख्य रूप से वर्ण विचार भी पूरा होता है। आगे हम नए टॉपिक नई ऊर्जा के साथ आपके साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर करें। लाइक तो बनता है, लाइक तो आपको करना है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।